नमस्कार, हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे एक सरप्लस की। देश में खाद्यान्न का उत्पादन काफी बेहतर है, लेकिन उसके सवाल है कि उत्पादन में बढ़ोतरी काफी हुई है और हमारा जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा हो गया है। बफर के जो मानक है उसके 2 गुना से भी ज्यादा स्टॉक है। असल में इसका रेफरेंस इसलिए भी है कि बेहतर रबी की फसल हुई, खरीफ में भी ठीक फसल थी, सरकारी खरीद बेहतर हुई और इसके चलते स्टॉक्स काफी ज्यादा हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा कि इस सरप्लस को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अब पहली तो बात यह है, क्या वाकई सरप्लस है क्या? क्योंकि सवाल यह भी उठता है देश में कि बहुत सारे तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको भरपूर भोजन नहीं मिलता, तो ऐसे में इसको सरप्लस की डेफिनेशन में माना जाए क्या? एक सवाल तो ये भी बहुत बड़ा है। दूसरे ये है कि ये सरप्लस जो है हमें फूड सिक्योरिटी तो देता ही है, उसका प्रबंधन कैसे हो सरप्लस का? उसमें एक तो उपाय यह है कि जो राज्य जहां पर उत्पादन हो रहा है ज्यादा और सरकारी खरीद का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ राज्यों तक सीमित है, उस स्थिति में वहां पर जब उत्पादन ज्यादा है और खरीद ज्यादा है तो ये स्टॉक्स वहां ज्यादा हो जाते हैं। देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है और वहां पर डिमांड ज्यादा है, तो एक तो ये असंतुलन पैदा होता है। करीब 29 करोड़ से ज्यादा का इस बार का खाद्यान्न उत्पादन हमारा था। अब इसका रास्ता निकालने का उपाय ये है कि या तो किसानों को विकल्प दिया जाए दूसरी फसल पैदा करने का, और साथ में उन राज्यों में उत्पादन बढ़ाया जाए जहां पर अभी खपत ज्यादा है लेकिन उत्पादन कम है। लेकिन इसमें एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्य जो है जहां पर इस वक्त उत्पादन ज्यादा है, वहां पर कैसे क्या उपाय किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि यहां इन किसानों को एक भरोसा है कि गेहूं चावल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो जाती है। क्या वो आसानी से दूसरी फसलों की तरफ जाएंगे? ऐसी कोई रणनीति हमारी सरकार के पास है क्या, या हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो आधा अधूरी तैयारी के आधार पर इस असंतुलन को दूर करने की कोशिश करती हैं? क्योंकि कुछ इस तरह की समस्या और जो कोशिश की गई थी, जो चैलेंज आया हरियाणा में हमारे सामने आया। साथ ही एक है कि इसका निर्यात कर दिया जाए, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसके लिए तैयार है? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं, और जो नाबार्ड है, इक्रियर है, उनकी रिपोर्ट्स भी कहती है कि हमें धान को पूर्वी राज्यों में ले जाना चाहिए। तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर हम बात करें कि जो परिस्थिति है उसके जो उपाय सुझाए गए हैं वो कितने वाजिब हैं और कितने वाजिब नहीं है, तो इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एनसी सक्सेना जी, जो बहुत अनुभवी नीति निर्माता रहे हैं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो तमाम सारे सुधार हुए नीतिगत, उनका जिम्मा उनके ऊपर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के नाते, और योजना आयोग में सदस्य सचिव रहे हैं। दूसरे हमारे मेहमान अश्विनी महाजन जी हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं। आरबीआई ने साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में खाद्यान्न के मैनेजमेंट को लेकर एक आकलन किया है। आरबीआई ने कहा है कि देश अब ऐसे हालात में पहुंच गया है जहां अतिरिक्त खाद्यान्न का प्रबंधन बड़ी चुनौती है। रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में रिकॉर्ड 29.665 करोड़ टन पहुंच गया, तो वहीं बागवानी उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर 32.05 करोड़ टन रहा। इस साल मार्च-जून तक खाद्यान्न स्टॉक पर नजर डालें तो मार्च महीने में चावल का स्टॉक 309.7 लाख टन रहा। अप्रैल महीने में चावल का स्टॉक 322.39 लाख टन रहा। मई महीने में चावल का स्टॉक 285.03 लाख टन रहा। जून महीने में चावल का स्टॉक 274.44 लाख टन रहा।
दरअसल जिस स्टॉक को बम्पर कहा जा रहा है वो खेती में क्षेत्रीय असमानता की पृष्ठभूमि को ही सामने रखती है। गेहूं और चावल का अधिकांश उत्पादन और सरकारी खरीद पंजाब और हरियाणा समेत कुछ चुनिंदा राज्यों में हो रहा है। कहा जा रहा है कि फसलों का विविधीकरण कर समाधान की ओर का रास्ता दिखाती है। साल 2017-18 में आई सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब और हरियाणा से फसल खरीद का हिस्सा 22% था। नाबार्ड और ICRIER की 2018 की रिपोर्ट वकालत करती है कि धान की खेती को पूर्वी राज्यों में लाया जाना चाहिए। लेकिन सरप्लस उत्पादन से निपटने की रणनीति को लेकर कुछ सवाल भी हैं। क्या वाकई देश में खाद्यान्न का अतिरिक्त स्टॉक है? क्या बिना क्रॉप मैपिंग के चावल की खेती को पूर्वी राज्यों में शिफ्ट करना आसान है? क्या वाकई सरकार के पास इसे लेकर कोई रोड मैप है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मैं सक्सेना जी आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप लोग इस मसले को उठाते भी रहे हो। मेरा पहला सवाल यही है कि जैसे रिजर्व बैंक ने कहा है कि बहुत सरप्लस है, इसका मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती है, उसके अपने कंसर्न है, लेकिन क्या आप मानते हैं वाकई ये सरप्लस है भी क्या? क्योंकि जो तमाम सारे एक्टिविस्ट और कई सारे एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं कि हमारे देश में जो खपत है उसका जो औसत है वो कम है, उपलब्धता कम है पर कैपिटा, और बड़ी आबादी ऐसी है जिसको अभी उतना भोजन नहीं मिल रहा है जितनी उसकी जरूरत है। तो ये बड़े स्टॉक सच्चाई है या ये हकीकत से दूर है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी हमारे भारतवर्ष देश में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि भूख के शिकार हैं, बल्कि जो हंगर पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकली हैं उसमें भारत का स्थान काफी गिरा हुआ है। और आप देखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिमांड। फूड ग्रेन की डिमांड नहीं है लेकिन नीड है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और इसलिए वो खरीद नहीं पाते हैं। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि जब उत्पादन कर रहे हैं तो अब कैसे ये सुनिश्चित करें कि ये जो फूड ग्रेन है उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें जो कोटा है जो 5 किलो देते हैं, अब देखिए एक व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को महीने भर में करीब 12 से 14 किलो खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। हम देखिए सिर्फ 5 है, तो इसलिए 5 से बढ़ाकर हम 7 कर दें तो इससे जो हमारे खाद्यान्न का स्टॉक है वो भी कम हो जाएगा और लोगों को भी भला होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये 1 रुपया 2 रुपया पर जो गेहूं और चावल दिया जा रहा था 2-3 रुपए पर, ये पिछले 25 साल से प्राइस तय है। इसको बढ़ा दीजिए, इसे 2 से 4 कर दीजिए, चावल का 3 से 6 कर दीजिए, ताकि भारत सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी ना पड़े। तो ये छोटे छोटे 2 रिफॉर्म तो फौरन हो सकते हैं। इससे हमारा जो स्टॉक है 82 मिलियन टन का स्टॉक हो गया है, लेकिन सिर्फ 45 की जरूरत थी। तो ये 82 से 45 लाना है अगर हमको, तो हमें इसका डिस्पोजल बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए हम कोटा अगर बढ़ा दें लोगों का, एक तो बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें हम मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये भी आवश्यक होगा कि जो हम खाद्यान्न देते हैं पीडीएस के दुकानदारों को, उसे हम मार्केट प्राइस पे दें। हम 30 रुपए पे उसे गेहूं दें, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं अपना 2 रुपए लेकर और आधार कार्ड लेके जाता हूं और उससे 2 रुपए देता हूं, 1 किलो गेहूं लेता हूं और बाकी सब्सिडी इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए मेरे कार्ड के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, जिससे इसमें जो करप्शन है वो खत्म हो सकता है बड़े आराम से। तो ये मेरे ख्याल से हमें यूनिवर्सल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 75% रूरल 50% अर्बन को हम कवर कर रहे हैं। और 75% का मतलब ये होता है कि बिहार में ये 85% है, केरला में 55% है। तो इसलिए काफी बिहार में अगर जो पूरे स्टेट है वहां पर 85% रूरल और 75% अर्बन को ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे जो गरीब से गरीब लोग हैं, सड़क पर रहने वाले हैं, भिखारी हैं, माइग्रेंट हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सुविधा नहीं कैसे ले सके। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम जो पूरेस्ट विद द पुअर हैं उनको वहां तक हम उनको हम राशन कार्ड दें
और उनकी किसी राशन की दुकान से लिंक करें या उनको ऐसा मोबिलिटी रहे कहीं से भी राशन ले सकें। तो ये अश्विनी जी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, जैसे सक्सेना जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति जितनी जरूरत है उतना तो मिल ही नहीं रहा है। अगर उतना मिलेगा तो ये सरप्लस स्टॉक तो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। तो ये सरप्लस की जो धारणा है, ये कॉन्सेप्ट पे ही एक बड़ा सवाल है। देखिए कि हमने देखा कि दुनिया अपने भारत में 510 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता हुआ करती थी जी। समय के साथ साथ वो प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती चली गई और एक समय आया कि 430 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता रह गई। तो वास्तव में तो उपलब्धता कम हुई है, लेकिन ये समस्या जो है वो भंडारण की और सरकारी खरीद की है। अभी तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जी, उसको सरकारी खरीद के साथ जोड़ा जाता है और सरकार उसको खरीदती है और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा भी सरकार के पास रहता है, जैसे अभी सक्सेना जी बता रहे थे जी। अभी तक का हमारा अनुभव ये रहा कि सरकारी खरीद एजेंसियां जो हैं और सरकारी भंडारण एजेंसियां कुल मिलाकर के दोनों का जो तालमेल है वो इस प्रकार का है कि बहुत ज्यादा खर्चीला है। और जब मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने एक रिपोर्ट के प्रीफेस में ये लिखा था जी कि हम 1 रुपया सब्सिडी, फूड सब्सिडी पहुंचाने के लिए 3 रुपये 85 पैसे खर्च करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह तो एक प्रकार की वेस्टेज है कि हम एक तरफ तो गरीबों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन गरीबों तक हम 4 रुपए खर्च करके, 5 रुपए खर्च करके मात्र 1 ही रुपया पहुंचा पा रहे हैं। तो उसका समाधान ये है जो मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से इसको चलाएं कि सरकारी खरीद की और उसकी भंडारण की आवश्यकता कम पड़े। ये सही है कि सरकार को भंडारण करना ही पड़ता है, बफर स्टॉक रखना ही पड़ता है, लेकिन जब बफर स्टॉक ओवरफ्लोइंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम सरकार की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य को डीकपल करना पड़ेगा। यानी किसान से खरीदा तो जाए, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल तो जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार के ऊपर उसका बोझ ना पड़े, न तो उसकी खरीद का और न ही उसके भंडारण का। ऐसे में उसकी और किसान से अगर मान लिया हम एक जिसको हम कहें कि भंडारण कुछ करना चाहते हैं, बफर स्टॉक कुछ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रयास ये हो सकता है कि आजकल हम वेयर हाउस रिसीट के माध्यम से भी उधार देने की परिस्थितियां आ गई हैं, ऐसा भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे वेयर हाउस रिसीट्स भी हम भंडारण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं और किसान अपनी वेयर हाउस रिसीट दिखा करके उसको बेच भी सकता है, सही समय पर बेच सकता है। उस वेयर हाउस रिसीट के माध्यम से लोन लेकर के अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। ऐसे कुछ जिसको हम कहें कि जैसे आदरणीय सक्सेना जी बता रहे थे कि हमें नई तकनीक का भी उपयोग करना पड़ेगा, लोगों तक जो है वो अन्न भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। और अगर मान लिया सरकारी खर्च को हम कम कर दें तो सरकार के पास जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। यानी जिस प्रकार से हम एफिशिएंसीज क्रिएट कर रहे हैं, अभी सरकार ने कहा कि हम 85,000 करोड़ रुपया बचाया है सिर्फ ट्रांजैक्शन, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करके। तो उसी प्रकार से इस यहाँ भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वेयर हाउस रिसीट, उसके माध्यम से उधार और साथ ही साथ उसके माध्यम से एक जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं वो भी कर सकते हैं। अश्विनी जी, मैं आपसे आता हूं आपके पास में कि जो अतिरिक्त स्टॉक की बात है उसको प्रबंधन करने के लिए एक तो विकल्प है कि 2002-03 में हमारे पास गेहूं का बहुत स्टॉक था और उसका निर्यात करने के लिए कारोबारियों को सस्ते दाम पर दे दिया गया था। एक तो ये मसला है, तब भी बातें उठी थी, सवाल खड़े हुए थे। अभी पिछले दिनों जब ये कोविड की महामारी थी उस वक्त सरकार ने कहा कि जो हमारे पास गैर जरूरी खाद्यान्न है
उसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए कर लें जिससे कि हैंड सैनिटाइजर बन जाए। उसकी आलोचना भी हुई क्योंकि हैंड सैनिटाइजर के लिए अल्कोहल काफी अवेलेबल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो ये आपका क्या मानना है कि ये दोनों विकल्प जो बताए जा रहे हैं इसका कोई बहुत ज्यादा तर्क है? देखिए, अमेरिका जैसे देश में जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में खाद्यान्न उत्पादन होते हैं जी, वहां पर इस विकल्प का उपयोग किया जा रहा है जी, और बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों को एथेनॉल के रूप में परिवर्तित करके उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम जिस प्रकार से दुनिया भर में भुखमरी है, जिस प्रकार से भारत का स्थान, जैसे सक्सेना जी बता रहे थे कि बहुत नीचे आ गया है और दुनिया भर में कुल मिलाकर के जितने भूख से पीड़ित लोग हैं उसके 1/4 भारत में रहते हैं। ऐसे में यह मानवीय दृष्टि से भी उपयुक्त कदम नहीं है और ऐसा मुझे लगता है कि हमें इसका सही प्रकार के भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना चाहिए और जिसमें हम मोस्ट एफिशिएंट तरीके से करें। सरकार इस समय बहुत सारी चीजों में क्षमता बढ़ा रही है, चाहे वो सब्सिडीज के बारे में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो, तमाम प्रकार में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके छीजन को कम किया जा रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं कि जो बीच में से निकल जाता है, चोरी हो जाता है, वो छीजन को कम किया जा रहा है। तो ऐसे सब चीजों में भी हम इसका प्रयास कर सकते हैं और लोगों तक जो सही जिनको नीड है वहां तक ये पहुंच जाए। और वास्तव में सक्सेना जी की वो एक रिपोर्ट भी बहुत पहले आई थी, सब लोग जानते हैं कि जो बीपीएल के जिनके पास कार्ड हैं 50% वो हैं जिनको आवश्यकता नहीं है और 50% वो लोग हैं जिनको बीपीएल कार्ड की आवश्यकता है, उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। तो इस सारी चीजों को भी इस एफिशिएंसी के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे उनकी पहचान की जाए, इस सब का करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एथेनॉल बनाना कोई विकल्प नहीं। सक्सेना जी, जैसे मैं अभी अश्विनी जी से पूछ रहा था कि ये आपके तो याद होगा 2002-03 में भी हमारे पास काफी स्टॉक्स थे और हमने निर्यात किया था और तमाम सारे कारोबारियों को गेहूं बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया था निर्यात करने के लिए। एक तो कहीं ऐसा तो नहीं वही रास्ता ढूंढा जा रहा हो, और दूसरा ये अभी जो कोविड के बीच में जो एक सवाल आया था कि साहब सैनिटाइजर चाहिए तो उसके लिए खाद्यान्न दे दिया जाए जो थोड़ा खराब है उसको। तो ये इस तरीके की हल्की चीजें देख करके, और जैसे आपने कहा, ये कोई विकल्प है इस चीज का मैनेजमेंट करने का, इतने बड़े स्टॉक्स को? देखिए, हमारे पास इस समय करीब 8 करोड़ टन फूड ग्रेन है। तो इसमें से अगर आप 2-3 हजार टन जो खराब हो गया है अगर किसी और पर्पज में लगा देते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा बड़ा स्टॉक है वो अगर कम करना चाहते हैं तो हमें, जैसे मैंने कहा, जो नीड और डिमांड का गैप है, क्या बात है कि लोग भूख से मर रहे हैं और उनको जो 14-13 किलो महीने में खाना चाहिए गवर्नमेंट सिर्फ 5 किलो दे रही है, उनके एक्चुअल कंजम्पशन सिर्फ 10 किलो है, तो उसको कैसे 10 किलो से बढ़ाकर 12 किलो लाएं। और हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ था कि उन्हें मिलेट्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि खाद्यान्न देना काफी नहीं है। न्यूट्रिशियस फूड के लिए जरूरी है कि उन्हें पल्सेस मिले, मिलेट्स मिले, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है, तो वो भी देना चाहिए। हम मिलेट्स को देना शुरू करेंगे, मिलेट्स की डिमांड बढ़ेगी, मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वो फायदा होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमें कोशिश करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है कि फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं पिछले 3 महीने से, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। यानी कि आप देखेंगे कि करीब 10 मिलियन टन फूड ग्रेन जो है पिछले 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन हमें परमानेंटली अगर हम कोटा बढ़ा दें, 5 से 7 किलो कर दें और चाहे दाम बढ़ा दें, अगर सब्सिडी का डर है, सब्सिडी बढ़ाने का डर है, तो आप 1 रुपए की बजाय 2 रुपए कर दीजिए, 2 की बजाय 4 रुपए कर दीजिए। मैं ये सब्सिडी वाला सक्सेना जी, एक सवाल ये है कि एक तो ये है कि एमएसपी भी बढ़ती है, कम बढ़े या ज्यादा, लेकिन बढ़ती है, और रखरखाव भी है, उसके चलते जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन की जो सेंट्रल पूल में, वो काफी ज्यादा बढ़ती है, और ये 2 रुपया 3 रुपए किलो का दाम है। आपने खुद ही कहा कि उसको बढ़ा भी सकते हैं। दूसरे सब्सिडी बचाने का दूसरा उपाय ये भी है कि
सरकार ने उसको ऑफ बजट कर दिया है। अब एफसीआई को कहते हैं आप मार्केट से उधार ले लीजिएगा, जो नेशनल सेविंग्स का जो फंड है आपका, तो जो स्मॉल सेविंग्स फंड है जो अलग किया गया था, उसमें से उधार ले लीजिए। तो उसके ऊपर आप कर्ज लाते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फिजिकल डेफिसिट आपको कम दिखाना पड़े। कहीं ना कहीं एफसीआई की जो चिंता है वो इसको लेकर के ज्यादा है कि उसका फिजिकल डेफिसिट और जो खर्चे हैं उसको लेकर के ज्यादा चिंता है। इसमें आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, फिजिकल डेफिसिट की चिंता तो है, वो सही चिंता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर हम जो फूड ग्रेन का दाम बढ़ा दें तो कोई इसमें 2 रुपए से 4 रुपए करने में गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए जिससे कि सब्सिडी भी कम हो जाएगी और लोगों को, और आप फूड ग्रेन का जो रखरखाव का भार पड़ता है, रखरखाव में भी बहुत खर्चा होता है, वेस्टेज होती है, गोडाउन चार्जेस होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार, और इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसा कि पहले हमारे सही हुए ने कहा कि जो कंजम्पशन है, आप देखेंगे कि पहले पर डे आधा किलो होता था, वो 500 ग्राम से घटकर के फिर 430 ग्राम आ गया है। ये शो करता है कि हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ा है, हम कंजम्पशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पीडीएस स्ट्रेंथन करें, साथ ही साथ ऐसी स्कीम्स चलाएं जिससे कि गरीबों को फायदा हो। नरेगा में क्यों नहीं हम नरेगा को लिंक कर देते, नरेगा में भी थोड़ी वेजेस का पार्ट और फूड के पार्ट में दें, तो इससे ये है कि फूड ग्रेन भी मिलेगा उनको और नरेगा का भी काम और विस्तार हो सकता है। अश्विनी जी, ये सब्सिडी वाले पॉइंट पे आपका क्या कहना है कि जो एफसीआई का जो बोझ है सब्सिडी का, या उससे उसको जो कर्जा लेने के लिए बाहर भेजा जा रहा है ऑफ बजट, तो उसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी? आरबीआई की चिंता कहीं यही तो नहीं है मुख्य? देखिए, मुझे लगता है कि इनको दोनों को डीकपल करके देखना पड़ेगा जी। हमें एफसीआई की जो घाटा है उसके बारे में जब विचार करते हैं तो समझ में आता है कि एफसीआई जो है वो इनएफिशिएंटली काम करती है। मैं यहाँ पर एक सिस्टम की बात जी। और उस इनएफिशिएंसीज के कारण बहुत सारे विषय आते हैं, मैं यहाँ पर उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम जन कल्याण की बात करें, लेकिन उसके साथ ही साथ कम से कम खर्च पर सरकार पर कम से कम बोझ पड़े। उस दृष्टि से यदि सरकार के ऊपर यही रहेगा कि उसको खरीद भी करनी है और उसको भंडारण भी करना है, उस पर उसका भी खर्चा करना है, रखरखाव का खर्चा जैसे मैंने आपको बताया कि 4 गुना ज्यादा है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति ये है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, नए आप और ज्यादा भंडारण की व्यवस्थाएं करें जी। सरकार को यहाँ में उसके लिए अगर वो सब्सिडाइज करना चाहे तो कर सकती है भंडारण की सुविधाओं के लिए। और एक सवाल मैं अभी सक्सेना जी से कर रहा हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। सक्सेना जी, एक ये जो काफी सारे लोग कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, खासतौर से पंजाब हरियाणा में, कि दूसरी फसल पे चले जाएं किसान, लेकिन वहां पर वही एमएसपी का समस्या आती है और बिना तैयारी के भी समस्या होती है। हरियाणा में इस बार एक स्कीम लॉन्च की गई इंसेंटिव देने की किसानों को, और किसानों ने कुछ बड़े हिस्से में कपास और मक्का की फसल उगाई, लेकिन वहां वाटर लॉगिंग हो गई, फसल ही खराब हो गई। तो बिना तैयारी के इस तरीके का जो एक क्लोजिंग रिमार्क मुझे आपसे चाहिए, बहुत छोटा सा रिमार्क। देखिए, लेकिन इसके साथ साथ उसको हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ लिंक करना पड़ेगा। उन कमोडिटीज में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए जिससे कि किसानों को एक सिक्योरिटी मिले कि उनका प्रोड्यूस सही दाम पर खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी पॉइंट पे, समय की कमी है, अभी हमारा समय पूरा हो रहा है कार्यक्रम का। दोनों मेहमानों का, अश्विनी जी आपका और सक्सेना जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमें बहुत बेहतर जानकारी दी इस मसले पर। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये जो मुद्दा आरबीआई ने जो उठाया है वो थोड़ा सांकेतिक ज्यादा है, गहराई से उसके ऊपर विचार करने की अभी जरूरत है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी। और अगर आपको क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना है तो पहले उसके लिए पुख्ता रणनीति, क्रॉप मैपिंग, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज करनी पड़ेगी और किसानों को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो किस फसल पर जाएं। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है
कि क्या वाकई लोगों को इतना खाद्यान्न मिल रहा है जितनी उनको जरूरत है, और उस स्थिति में ये जो अतिरिक्त भंडार की बात है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इन किसान की बात में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।